कितनी अजीब बात है ना कि हम यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उनके बारे में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यूनिवर्स का मोस्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाने वाला ऑब्जेक्ट तो हमारे ही पास है, एकदम पास, और हमें खबर ही नहीं है ना। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात। तो क्या है वो ऑब्जेक्ट? क्या हम उसके बारे में जानते हैं? और एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कहाँ है? वैसे क्या हमने कभी उसे देखा है? बिल्कुल, आपने उसे देखा भी है और हम उस ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे से जानते हैं। और अभी भी हम उसी का इस्तेमाल करके इस डॉक्यूमेंट्री को समझ पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि यूनिवर्स का वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है हमारा ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग ही है जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ इतना कॉम्प्लेक्स भी है कि साइंटिस्ट ने इसे नोन यूनिवर्स का मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ही मान लिया है। अब वैसे तो ये बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन अगर हम अपने ब्रेन को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कहकर सोच सोच कर इसे जानने से पहचानने से बचना चाहें तो ये बड़ी नासमझी ही होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन तो हमारे अंदर ही है और बिना थके लगातार हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को पीसफुली हैंडल कर रहा है। ये हमारे लिए पता इतना लॉयल है कि हमारे सोने के बाद भी ये लगातार काम करता रहता है, क्योंकि यही तो है जिसके इंस्ट्रक्शंस की बदौलत नींद में भी हमारी सांसें चलती रहती हैं और हमारे दिल की धड़कनें भी। यानी ये तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, वो भी पूरी तरह से। इसका मतलब 24/7 पूरी तरह एक्टिव रहने वाले ब्रेन के पास तो ढेर सारा काम रहता है। इसकी एफिशिएंसी तो काबिले तारीफ है और ये जानने के बाद तो इससे दूर भागना कहाँ सही होगा, बल्कि हमें तो इसे ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए, समझना चाहिए। मानते हैं ना? तो बताइए क्यों ना इसे अपना ऐसा दोस्त मान लिया जाए जिसे समझना कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी है वो हमारा जिगरी यार। और इस जिगरी दोस्त को हम ब्रेन बडी कहे तो कैसा रहेगा? आई एम श्योर ये नाम ब्रेन को बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सुन सुन करके ना ये बड़ा बोर हो गया, शायद थोड़ा अपसेट भी। तो इस लॉयल दोस्त के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं कि हमारा ब्रेन यानी ह्यूमन ब्रेन कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे करता है, और भी बहुत कुछ। और फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन बडी है हमारे साथ, इसलिए ब्रेन को समझना अब हो जाएगा और भी आसान। तो देखिए, सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को ही दूर कर लेते हैं कि ब्रेन और माइंड एक हैं या नहीं। तो ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी मन कह सकते हैं। ब्रेन एक फिजिकल थिंग है जो ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स से बना है। इसका अपना प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर है और इसे टच किया जा सकता है, जबकि माइंड कोई फिजिकल थिंग नहीं है, हम उसे टच नहीं कर सकते। वो किसी सेल से नहीं बना, बल्कि हमारी कॉन्शियस को और अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है हमारा माइंड। तो फिर जल्दी आगे चलते हैं, क्योंकि ब्रेन अपने बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये देखिए, ह्यूमन ब्रेन यानी आपका और मेरा ब्रेन एक ऑर्गन है। ऑर्गन जानते हैं ना, बॉडी का ऐसा पार्ट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, बिल्कुल जैसे हार्ट, किडनीज और लंग्स। ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के साथ मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का ही एक्सटेंशन है और यही है जो बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन का मेन सोर्स है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसके बारे में आपने जरूर से पढ़ा होगा, तो फिर आज इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसा ऑलमोस्ट हर काम जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो सब नर्वस सिस्टम की गाइडेंस से ही होता है। इसके दो पार्ट्स में से एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करती हैं। और इस तरह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनता है, जो ब्रेन और बॉडी में कनेक्शन बनाए रखता है और हमारा शरीर सही तरह से काम करता रहता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे बॉडी का प्रोसेसिंग सेंटर कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी मूवमेंट से लेकर के हमारे थॉट्स तक के कंट्रोल के लिए यही जिम्मेदार होता है। और इसमें हमारा ब्रेन भी तो रहता है, जिसे पूरे नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर माना जाता है, जो कि कंप्यूटर की तरह, अरे नहीं, कंप्यूटर से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उन जानकारियों को प्रोसेस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग बॉडी को मैसेज भेजता है। कमाल की प्रोसेसिंग है और कमांड भी जबरदस्त है हर सिग्नल पर।
वैसे सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, हमारे 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। अब अगर आप खुशी में झूमना चाह रहे हैं कि आपके पास इतना गजब का ब्रेन है, तो ये झूमना भी ब्रेन की कमांड पर ही होने वाला है। क्योंकि ब्रेन बॉडी की बदौलत ही हम वॉक करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, इमोशन एक्सप्रेस करते हैं और सोते जागते हैं। ये इसी का तो कमाल होता है जब हमारी फेवरेट डिश हमारे सामने आती है तो हमारे पेट में एक्साइटमेंट की गुदगुदी सी फील होने लगती है। क्योंकि उस टाइम हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि भाई तुझे भूख लगी है और तू बहुत एक्साइटेड भी है इस डिश को लेकर के। और ये भी ब्रेन का ही मैजिक होता है कि एग्जाम टाइम पर पेट में खलबली सी फील होती है, क्योंकि उस टाइम ब्रेन बॉडी को बताता है कि भाई एग्जाम है, तुझे डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। वाकई में ब्रेन को तो बहुत सारे जादू आते हैं, मानना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मल्टीटास्किंग ब्रेन को बिल्कुल नहीं आती। थोड़ा अजीब लग रहा है ये सुनकर के, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रेन बहुत सारे टास्क एक साथ परफेक्टली करने के लिए ट्रेन है, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही टाइम में कई टास्क में इन्वॉल्व होने से अटेंशन डिवाइड होता है और फोकस नहीं बन पाता। और मल्टीटास्किंग से हमारी लर्निंग एबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए मल्टीटास्कर बनने के चक्कर में लो क्वालिटी का टास्क करने से अच्छा होगा कि हम एक बार में एक ही टास्क पर फोकस करें और जब उसे शानदार तरीके से पूरा कर दे तो फिर अगले टास्क की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि ब्रेन को कोई भी काम चलाओ तरीके से करना पसंद नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जरा अब आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि क्या ये भी सही है कि रिंकल्स एजिंग का साइन होते हैं? आपको भी यही लगता है ना कि रिंकल वाली स्किन यानी एजिंग, लेकिन ऐसे तो ब्रेन को देखेंगे तो उस पर भी ढेरों रिंकल्स है। तो क्या हमारा ब्रेन भी बूढ़ा हो गया है? आई थिंक आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेन ही तो है जो हमें हर कॉन्सेप्ट समझा भी सकता है और कोई नया कॉन्सेप्ट भी बना सकता है। तभी तो ब्रेन के रिंकल्स एजिंग के नहीं बल्कि इंटेलिजेंसी के साइन होते हैं। क्योंकि ब्रेन पर जितने ज्यादा रिंकल्स उतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता है ब्रेन। क्योंकि रिंकल्स और इनके साथ मौजूद फोल्ड्स की बदौलत ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे ज्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में आ पाते हैं। और ज्यादा न्यूरॉन का मतलब हुआ ब्रेन की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। यानी ब्रेन के मामले में हम कह सकते हैं कि रिंकल्स अच्छे हैं, और इसका मतलब तो जिसके ब्रेन में ज्यादा रिंकल्स और फोल्ड्स वो ज्यादा इंटेलिजेंट। अरे हाँ, और शायद इसी वजह से सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। और क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी सबके अंदर अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये भी माना जाने लगा है कि ये ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट जैसी हो सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं सफर में और बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने का काम करते हैं। इनका नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ब्रेन में ही बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मतलब कहना पड़ेगा गजब का न्यूरॉन नेटवर्क है ब्रेन में। वैसे अगर इस रिंकल्स वाले ब्रेन को हम टच करें तो ये कैसा लगेगा, हार्ड या सॉफ्ट? तो ये लगेगा बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल जेली जैसा। तो फिर इतने सॉफ्ट ब्रेन को संभालना तो मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो ब्रेन स्कल में यानी खोपड़ी में रहता है जो इसे पूरा प्रोटेक्शन देती है। और ब्रेन के चारों तरफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी तो है जो इसे शॉक्स और इंजरी से बचाता है। ब्रेन की शेप की अगर बात की जाए तो ये वॉलनट जैसा दिखाई देता है, यानी अखरोट जैसा। वो ऐसे कि ब्रेन के अंदर 60% फैट है, यानी ब्रेन का 60% पार्ट फैट से बना है और इसीलिए ये बॉडी का फैटीएस्ट ऑर्गन कहलाता है। और बाकी का 40% पार्ट वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। अब आप फिक्र करने लगे कि अरे ब्रेन में इतना फैट होना तो अच्छी बात नहीं है। उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये फैटी एसिड्स ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। जो वॉलनट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। वो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी डिजीज का रिस्क कम होता है। तो फिर तो ये कह सकते हैं ना कि वॉलनट खाओ और ब्रेन की पावर खुद जान जाओ। बिल्कुल। वैसे आपको पता है इस पावरफुल ब्रेन को कभी भी दर्द नहीं होता। हाँ सच में, क्योंकि ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर्स ही नहीं होते। ये कितनी स्ट्रेंज बात है ना। हालांकि ब्रेन पेन को फील तो करता ही होगा क्योंकि बॉडी से मिलने वाले पेन के सिग्नल्स को यही तो इवेल्युएट और इंटरप्रेट करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो हेडेक और माइग्रेन के पेन होते हैं वो कहाँ महसूस होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो ऐसे पेन का फील असल में ब्रेन में मौजूद ब्लड वेसल्स, मसल्स और मेनिंजेस में होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 3 लेयर्स की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरे रहते हैं, उसे ही कहते हैं मेनिंजेस।
आइए अब आगे चलते हैं और पता करते हैं कि इस क्यूट पेटीएस्ट बड़ी ब्रेन का साइज कितना है। तो ये तो बस हमारी 2 बंद मुट्ठियों जितना ही आप समझ लीजिए, बिल्कुल इतना छोटा और मोस्ट पावरफुल। इसका वजन केवल 1 से 1.5 किलोग्राम तक, जो टोटल बॉडी वेट का 2% बनाता है। यानी वजन और साइज में इसका इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ब्लड सप्लाई लेने में तो ये काफी आगे है, क्योंकि इसे ब्लड तो 30% तक चाहिए होता है। बिना कांस्टेंट ब्लड फ्लो के ब्रेन नहीं रह सकता, और अगर कभी इसे ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई ना मिले तो ब्रेन सेल्स अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी, जिससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर ज्यादा देर तक ऐसा होता रहे तो ब्रेन सेल्स डेड हो सकती हैं, और ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। ये वाकई में सीरियस कंडीशन है। इसीलिए तो बॉडी इस बात को जानती है कि ब्रेन की इस जिद को तो मानना ही होगा। इसलिए भले ही बॉडी के किसी और पार्ट को भी ब्लड की जरूरत हो, लेकिन बॉडी ब्रेन में कांस्टेंट ब्लड फ्लो बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है, और इसके लिए ब्लड वेसल्स के 2 सेट्स इसे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करते हैं, वर्टिबल आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज। इसके बाद अब जानते ये हैं कि हमारा जो ये ब्रेन होता है, ये 2 सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और इंटरप्रेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो व्हाइट मैटर नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में बिजी रहता है। ये दोनों मैटर इतने जरूरी है कि इनकी कमी होने से कई ब्रेन डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस से इन दोनों ही मैटर्स को ब्रेन में इंक्रीज किया जा सकता है, और इस तरीके से इस मैटर को सॉल्व भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूं तो ह्यूमन ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर अदर मैमल्स यानी रैट्स, मंकीज, डॉल्फिन्स एटसेट्रा जैसा ही है, लेकिन उनके ब्रेन से कहीं ज्यादा बेहतर डेवलप्ड है हमारा ब्रेन। और अब अगर एक माउस के ब्रेन, एक चिंप यानी चिंपैंजी के ब्रेन को और एक ह्यूमन के ब्रेन को साथ साथ रख कर के कंपेयर किया जाए, तो इन स्पीशीज की डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को समझा जा सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन माउस के ब्रेन से लगभग 15 टाइम्स लार्जर होता है और एक चिंपैंजी के ब्रेन से 4 टाइम्स लार्जर। इस बात पर आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि साइज ही मेजर फैक्टर नहीं हो सकता इंटेलिजेंस का, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से ब्रेन साइज और इंटेलिजेंस के बीच में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। यानी अगर मेल और फीमेल में एक का ब्रेन साइज बड़ा है तो वो इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। वैसे कि आपको पता है कि अपने एंसेस्टर्स के ब्रेन से हमारे ब्रेन का साइज छोटा है, तो क्या हमारा ब्रेन श्रिंक हो रहा है? जी हाँ, हो तो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इसका रीजन बॉडी साइज से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट 10,000 सालों में ह्यूमन एवरेज बॉडी साइज भी तो श्रिंक हुआ है। अब क्योंकि लार्ज बॉडी को लार्ज ब्रेन की जरूरत होती है और हमारी बॉडी कंपैरेटिवली छोटी है, इसलिए हमारा ब्रेन भी छोटा है। मतलब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन परफेक्ट है। अब जब ब्रेन परफेक्ट मिला है तो इसके बारे में और ज्यादा जाना जाए, तो अब अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इसके बीच में पार्टीशन दिखेगा, यानी ब्रेन के 2 हिस्से नजर आएंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इन्हें लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि ये सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं। लेकिन ये सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो अपना अफसाना लेकर जल्द ही हमसे मिलने वाला है। तब तक हम इन दोनों पार्ट्स की कहानी सुन लेते हैं। हमारे ब्रेन का राइट हाफ म्यूजिक, कलर्स और शेप्स जैसी चीजों में इंटरेस्ट रखता है, तो लेफ्ट हाफ ज्यादा एनालिटिकल एक्टिविटीज में हेल्पफुल होता है, जैसे मैथ, लॉजिक और स्पीच में। लेकिन हाफ पार्ट लॉजिक और फैक्ट्स पर चलता है, तो राइट हाफ पार्ट इमेजिनेशन और आर्ट पर। यानी एक थोड़ा सॉफ्ट तो दूसरा थोड़ा सख्त। स्ट्रेंज बात यह है कि राइट हाफ बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हाफ बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ब्रेन के दोनों पार्ट्स कॉर्पस कॉलोसम के जरिए आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। कहने का मतलब लेफ्ट और राइट पार्ट्स के फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड रहते हैं। और अगर हम ये सोचें कि हर पर्सन में इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट डोमिनेंट होता है, तो ये सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स मिलकर के काम करते हैं। जैसे कि लॉजिकल फंक्शन करते टाइम हमें ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से ही नहीं बल्कि दोनों पार्ट से इनपुट मिलते हैं। हमें लगता है कि लेफ्ट ब्रेन लैंग्वेज से हमारी हेल्प करता है, लेकिन राइट ब्रेन हमें कॉन्टेक्स्ट और टोन समझने में हेल्प करता है। लेफ्ट ब्रेन मैथमेटिकल इक्वेशंस को हैंडल करता है, तो राइट ब्रेन कंपैरिजंस और रफ एस्टिमेट्स में हेल्प करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैं लेफ्ट ब्रेन्ड हूँ और आप राइट ब्रेन्ड है, क्योंकि भले ही इन दोनों पार्ट्स की अपनी स्पेशलिटीज है, लेकिन काम तो ये मिलकर के ही करते हैं।
लगता है ये दोनों गहरे दोस्त हैं, जिनमें से एक को कैलकुलेशंस करना पसंद है और एक को पेंटिंग करना, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं ताकि काम अच्छे से हो जाए। अब लेफ्ट राइट के बारे में इतना सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि अब से जब भी आप लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलेंगे या कहीं सुनेंगे तो एक बार तो आपको ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स का याराना जरूर से याद आ जाएगा। याद से याद आया कि अभी तक हमने क्या क्या जान लिया है। काफी कुछ, जैसे कि ब्रेन कैसा दिखता है, इसका साइज कितना है और इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं। तो अब आगे क्यों ना ब्रेन को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए मेरे साथ अपने ब्रेन बडी को और करीब से जानने के लिए। तो ब्रेन के दो पार्ट्स तो हमने समझ लिए, अब आगे देखते हैं ब्रेन के इन तीन एरियाज को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन तीन एरियाज में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एरिया है फोर ब्रेन। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, हंगर और स्लीप को कंट्रोल करना इसका काम होता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके पार्ट्स होते हैं। अब बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन ब्रेन का बहुत ही छोटा और सेंट्रल पार्ट होता है जो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इसका काम ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना होता है। टेक्टम, टेगमेंटम इसके पार्ट्स होते हैं। और लास्ट एरिया है हिंड ब्रेन। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये ब्रेन का लोअर बैक पार्ट होता है जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सीक्रेशन जैसे ऑटोमेटिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम इसके पार्ट्स होते हैं। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है। कहना पड़ेगा कि ये तीन एरियाज तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इन्हें सुनकर तो लगा जैसे किसी ऑफिस में तेजी से काम हो रहा है। आपको भी ऐसा लगा क्या? तो फिर आगे क्या लगने वाला है? क्योंकि आगे तो एडवांस लेवल के बिजी ऑफिस का नजारा दिखने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने ब्रेन के तीन एरियाज को एक बेसिक लेवल पर देखा है, लेकिन अगर हम हाई लेवल पर देखेंगे तो हमें इन्हीं में से तीन मेजर पार्ट्स दिखाई देंगे जो हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। आप गौर करेंगे तो ये तीन पार्ट्स इन्हीं एरियाज में से निकले हैं और इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ब्रेन अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है जो अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं। ये सब अपना अपना काम तो टाइम पर पूरा करते ही हैं, साथ में आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं ताकि बिना किसी डिले के सारे काम अच्छे से कंप्लीट होते रहें। और पता है, एक्सपर्ट्स की ये टीम 24/7 काम करती है। बहुत ही हार्ड वर्किंग है ये सब। तो चलिए अब आगे जानते हैं। फर्स्ट एक्सपर्ट है सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। ये ब्रेन का 80% हिस्सा बनाता है, यानी ये ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट हुआ। इसके ऊपर ग्रे मैटर की कवरिंग होती है। इसे सेरिबेलम कॉर्टेक्स कहते हैं। हमने ब्रेन के जिन दो पार्ट्स की बात की थी, लेफ्ट और राइट, वो इसी सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं। सेरिब्रम को आप ब्रेन का थिंकिंग पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि रीजनिंग और लर्निंग के लिए हमें इसी की मदद लेनी होती है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, टच फील करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट भी यही करता है। और हमारी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल भी यही करता है। यानी डांस करने के लिए और फुटबॉल को किक करने के लिए आपको इसकी मदद चाहिए होगी। मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी दोस्तों से पहले ब्रेन बडी के इस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। वीडियो गेम फिगर आउट करने के लिए और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी हमें सेरिब्रम सेरिब्रम ही पुकारना होगा। तो देखा आपने सेरिब्रम कितने सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो चलिए अब ब्रेन बडी के सेकंड एक्सपर्ट से मिलते हैं जो है सेरिबेलम। इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, बोले तो छोटा दिमाग। ये सेरिब्रम के नीचे होता है और ब्रेन के बैक में लोकेटेड होता है। सेरिब्रम से बहुत ही छोटा होता है ये, लेकिन इसे कम मत आंकना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स को मेंटेन करता है। इसी की बदौलत हम सीधे खड़े होते हैं, बैलेंस बनाए रख पाते हैं और चारों तरफ मजे से घूमा करते हैं। अब अगर सेरिबेलम इतना कुछ करने में हेल्प करता है तो हम इसे कम कैसे समझ सकते हैं। और अब बारी आती है थर्ड एक्सपर्ट की, जो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन के लोअर पार्ट में रहने वाली ब्रेन स्टेम ब्रेन के बाकी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। ब्रेन का ये स्मॉल बट पावरफुल पार्ट सेरिब्रम के नीचे और सेरिबेलम के सामने होता है। जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी को जिन फंक्शंस की जरूरत होती है उनकी इंचार्ज यही होती है, जैसे कि सांस लेना, फूड डाइजेस्ट करना और ब्लड सर्कुलेट करना। हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करना इसका काम है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स हार्ट और स्टमक में होती हैं और वो ब्रेन स्टेम ही है जो हार्ट को कहती है कि दोस्त अब बाइकिंग का टाइम है तो थोड़ा ज्यादा ब्लड पंप करना, और स्टमक को भी यही कहती है कि यार अब लंच टाइम है, खाने को डाइजेस्ट कर दे।
तो देख रहे हैं ना आप कि हर एक काम में ब्रेन का कितना बड़ा हाथ है। तो इसे एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना तो बनता है। और इसी ग्रेटिट्यूड के साथ जरा याद कर ले कि हमने अभी क्या क्या जान लिया है। यही कि ब्रेन के 3 मेजर पार्ट सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम होते हैं, जो हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, और हमें इसका पता भी नहीं चलने देते। तो अब जरा आगे ये देखिए कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। जी हाँ, तो इस बड़े से सेरिब्रम की भी तो अपनी कोई टीम होगी ना, जो इसके बड़े बड़े टास्क को डिवाइड करके पूरा करती होगी। आपको क्या लगता है? जी हाँ, ऐसा ही है। इसके लिए सेरिब्रम के 4 सेक्शंस हैं, जिन्हें लोब्स भी कहा जाता है, और ये इसकी मिनी टीम के 4 मेंबर्स हैं। इसे स्पेसिफिकली समझे तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 पार्ट्स हैं। सेरिब्रम के ऊपर जो लेयर है वही तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसलिए इसे समझना आसान है। तो इन 4 टीम मेंबर्स के नाम हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। इसे और क्लियरली देखें तो सेरिब्रम की जो 2 पार्ट्स हैं ना, लेफ्ट और राइट, जिन्हें हम ब्रेन के 2 पार्ट्स की तरह भी जानते हैं, उन दोनों पार्ट्स में 4-4 लोब्स होते हैं। यानी ब्रेन के राइट हाफ पार्ट में भी ये 4 लोब्स और लेफ्ट पार्ट में भी ये सेम 4 लोब्स फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ब्रेन के दोनों हाफ पार्ट्स के पास अपना काम करने के लिए 4-4 टीम मेंबर्स हैं। अब इन्हें क्या क्या काम मिले हुए हैं और ये कहाँ लोकेटेड है, यानी इन टीम मेंबर्स की सीट्स कहाँ है, जरा पता करते हैं। तो फ्रंटल लोब तो ब्रेन के फ्रंट में लोकेटेड है, यानी फॉरहेड के पास। इसे ब्रेन का एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के अदर पार्ट से ढेर सारी इंफॉर्मेशंस लेकर के उन्हें कंबाइन करता है और फिर डिसीजन लेता है। हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर के लिए प्लानिंग का इंचार्ज यही है। हम इंसानों का फ्रंटल लोब काफी बड़ा होता है, और ये स्पेशल थिंग हमें एनिमल्स से काफी डिफरेंट बनाती है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। चलिए अब अगले टीम मेंबर से मिलते हैं, जो है पैराइटल लोब। ये ब्रेन के टॉप पर लोकेटेड होता है। इसका मेन काम हमारे टच सेंस की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। सुनने में लगता है कि पैराइटल लोब के पास तो थोड़ा ही काम है, यानी ये ज्यादातर टाइम अपनी सीट पर बैठे बैठे चिल करता होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी काफी बड़ी है और पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, जो लगातार हमारे ब्रेन को टेम्परेचर, पेन और प्रेशर के सिग्नल्स भेजती रहती हैं। ऐसे में ब्रेन इन सारे सिग्नल्स को समझ सके, इसमें हेल्प करता है पैराइटल लोब। इसका मतलब तो ये फुल टाइम बिजी रहता होगा। यही तो बताता है ब्रेन को कि हम खड़े हैं या लेटे हैं या फिर खेलते हुए उल्टे लटके हुए हैं। तो ये तो हुआ पैराइटल लोब का काम। अब आगे जानते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में, जो ब्रेन के साइड्स में हमारे ईयर्स के पास अपनी सीट लगाकर बैठता है। ये कानों के पास रहते हुए साउंड्स को प्रोसेस करने में ब्रेन की मदद करता है, यानी ये हमारे सेंस ऑफ हियरिंग का इंचार्ज होता है। म्यूजिक के पार्ट्स जैसे रिदम और पिच को प्रोसेस करने में भी ये मदद करता है। इस मेंबर के साथ 2 असिस्टेंट्स भी रहते हैं, वर्निकीज एरिया और ब्रोकाज एरिया, जो आपस में गपशप में बिजी रहते हैं। बल्कि ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वर्ड्स फॉर्म करने में और वर्ड्स को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, ताकि हम लैंग्वेज को समझ सके और कम्युनिकेट कर सके। और इस टीम का लास्ट मेंबर है ऑसिपिटल लोब, जो ब्रेन के बैक में लोकेटेड है। पीछे होकर भी ये देखने में हमारी मदद करता है, लेकिन कैसे? जैसे ही हमारी आईज की सेल्स लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, ऑसिपिटल लोब ऑन ड्यूटी हो जाता है और उस इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर में बदलता है, जिसमें कलर, टेक्सचर, साइज, डिस्टेंस और कितना कुछ ऐड करना होता है। अब हमारे पास थैंकफुली 2 आईज है, तो ऑसिपिटल लोब को दोनों आईज के लिए इंफॉर्मेशन कंबाइन करनी होती है, ताकि दोनों आंखों से हम एक ही पिक्चर देखें। और ये जानकर मुझे तो ये समझ आया कि जब ऑसिपिटल लोब हमें क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो क्यों ना हम सिर्फ अच्छा ही देखना शुरू कर दे, ताकि हमारे ऑसिपिटल लोब को भी अच्छा लगे। तो वही इन लोब्स की पोजीशंस और इनका हार्डवर्क तो हम देख ही चुके हैं। सेरिब्रम यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ये चारों टीम मेंबर्स वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। अब जरा ये देखिए कि इनके अलावा भी कुछ मेंबर्स ब्रेन के काफी अंदर अपने काम में लगे रहते हैं। उन्हें तो हम आसानी से देख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमारे लिए लगातार वो परफॉर्म करते रहते हैं। ऐसे में हमें उन मेंबर्स से भी तो मिलना चाहिए। इंस्यूलर लोब, जिसे इंस्यूला भी कहा जाता है, ब्रेन के अंदर काफी डीप में रहने वाला ये स्मॉल रीजन पेन फील करने में हमारी मदद करता है। यानी जब चोट लग जाती है तो यही हमें बताता है कि दोस्त तुझे दर्द हो रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, एंगर जैसे बेसिक इमोशंस का पता इसी की मदद से लगता है। यानी अगर ये इंस्यूला हमारी हेल्प ना करे तो हमें खुशी और गम का पता ही ना चले।
और ऐसा होना तो नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी। तो इसे कहना पड़ेगा शुक्रिया, समझ आ गया कि कभी खुशी कभी गम का फील ही नॉर्मल है, बजाय इसके कि हमें खुशी और गम का पता ही ना चले। और ऐसा ही एक और लोब है जो ब्रेन के अंदर छुपा हुआ होता है और लगातार हमारी हेल्प करता है, और वो है लिम्बिक लोब, जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये अलग से कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारे फ्रंटल, पार्टियल और टेम्परल लोब्स का ही एक पार्ट है। इसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस और मेमोरीज को कंट्रोल करने का काम इसी का होता है। यानी पेन एंड प्लेजर, फियर, एंगर, सेक्सुअल फीलिंग्स और अफेक्शन सबको यही संभालता है। इस सिस्टम में कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स काम करते हैं, जैसे कि एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। एमिगडेला डर लगने पर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्शन में लाता है, क्योंकि इसका मेन जॉब फियर और अग्रेशन जैसे इमोशंस को रेगुलेट करने का होता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी, लर्निंग और नेविगेशन को सपोर्ट करता है, और हाइपोथैलेमस इमोशंस को कंट्रोल करने के अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, और ईटिंग और स्लीपिंग जैसे इंपॉर्टेंट डिजायर्स को भी रेगुलेट करता है। लिम्बिक सिस्टम के इन पार्ट्स के अलावा ब्रेन के डीप में एक पार्ट थैलेमस भी होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी ब्रेन के लेफ्ट और राइट हाफ्स के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। और हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड भी तो होती है ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक हार्मोन सेंड करती है, और पीनियल ग्लैंड हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। यानी सनसेट होने के बाद पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हम थकान फील करने लगते हैं और हमारा मन सोने का करने लगता है। इनके काम भी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्रेन के सारे मेजर पार्ट से मिलने के बाद, इसकी टीम के मेंबर्स और एक्सपर्ट्स के काम के तरीके को करीब से देख लेने के बाद, अब जरा ये भी जाने कि ब्रेन काम कैसे करता है। तो ब्रेन के वर्क पैटर्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्रेन में मेनली 2 सेल टाइप्स होती हैं, नर्व सेल और ग्लियल सेल्स। एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स और इतनी ही ग्लियल सेल्स होती हैं। न्यूरॉन, जो कि नर्व सेल होती है, वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करती हैं और इन सिग्नल्स को ब्रेन और बॉडी के बीच ट्रांसमिट करती हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को देखकर लगता है कि इससे हम एक छोटा सा बल्ब तो जला ही सकते हैं। और देखिए, इन सिग्नल्स के थ्रू ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, सेंसेशंस फील कर पाते हैं, बाहरी दुनिया को फील कर पाते हैं, सोच पाते हैं, मेमोरीज बना पाते हैं और अपनी मसल्स को मूव करने जैसे हर बेसिक काम को कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बॉल कैच करने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम आपका ब्रेन न्यूरॉन से कहेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे सेंड करो, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर आपकी फिंगर मसल्स में रिलीज हो सके और फिंगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के बॉल को कैच कर ले, और कैच लेने के साथ ही आप उछल पड़े। आपको बता दूं कि न्यूरोट्रांसमीटर वो मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल्स यानी मैसेजेस को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट टारगेट सेल तक लेकर जाते हैं, और जिन नर्व्स के थ्रू हमारा ब्रेन बड़ी बॉडी से कम्युनिकेट करता है वो है कार्नियल नर्व्स। ये न्यूरॉन से ही बनी होती है और इनके 12 पेयर्स होते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है और ब्रेन, फेस, नेक, टोर्सो के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है। ये स्वाद, स्मेल, हियरिंग में तो हेल्पफुल होती ही है, साथ में सेंसेशंस फील करने में भी मदद करती हैं। इनकी मदद से हम फेशियल एक्सप्रेशंस बना पाते हैं, आईज ब्लिंक कर पाते हैं और अपनी जीभ को घुमा भी पाते हैं। यानी छोटी छोटी एक्टिविटीज के पीछे भी इतना सारा नर्व एफर्ट है। और ये देखिए, न्यूरॉन की तो खूब बात हो गई, लेकिन ग्लियल सेल्स की भी तो बात हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो ये भी होती है। तो बात ऐसी है कि अगर हम एक न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल वायर समझ ले जो सिग्नल को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, तो ग्लियल सेल्स को हम उस इलेक्ट्रिक कंपनी के वर्कर्स समझ सकते हैं, जो ये श्योर करती है कि ये वायर्स सही जगह पहुंचेंगे, जो वायर्स को मेंटेन भी करती है और जो वायर्स टूट जाते हैं उन्हें हटाती भी है। गजब का स्ट्रक्चर और वर्क पैटर्न है इन सब का। हमें इनसे रिस्पॉन्सिबल होना तो सीख ही लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि ब्रेन को दुरुस्त रखना है तो हमें सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेन फंक्शन में सुधार होते हैं। और जब ब्रेन फंक्शनिंग कमजोर होती है तो बहुत सी ब्रेन डिसऑर्डर्स और डिजीजेस होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें ब्रेन श्रिंक होने लगता है और सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। इनके अलावा पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया, ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक भी ब्रेन के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से होने वाली डिजीजेस हैं। ब्रेन को ऐसी डिजीज से बचाने के लिए ब्रेन हेल्थ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हर साल
जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है और ब्रेन डिजीजेस को डायग्नोस और ट्रीट करने वाले स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। जी हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट ही ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब बारी आती है हमारी ब्रेन की मदद करने की। ये हमारे लिए कितना कुछ करता है, तो क्या हम भी कुछ कर सकते हैं इसकी हेल्प करने के लिए, इसकी अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने हेड को प्रोटेक्ट रख सकते हैं ताकि ब्रेन इंजरी का रिस्क कम से कम रहे, जिसके लिए हमें हेलमेट और सीट बेल्ट का यूज तो करना ही चाहिए। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले सकते हैं, क्योंकि भले ही ब्रेन सोता नहीं है लेकिन इसके कई सारे फंक्शंस के लिए अच्छी नींद जरूरी है, जैसे कि न्यूरॉन्स के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारी सोचने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो सके और इमोशंस बैलेंस में रहे ताकि इन्हें हैंडल करने में ब्रेन को ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच डाइट ले सकते हैं जैसे वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, जिससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो सके। इनके साथ अगर लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स भी लेने लग जाए तो ब्रेन बहुत खुश हो सकता है। मेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे जिक्सो पजल, क्रॉसवर्ड्स, वर्ड सर्चेस जैसी एक्टिविटीज करना। वैसे आप म्यूजिक भी सीख सकते हैं क्योंकि इससे न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं और अगर न्यू स्किल सीखने की आप आदत डाल ले तो शायद ब्रेन हमेशा ही एक्टिव बना रहे। इनके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल यूज को बंद कर सकते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जिससे ब्रेन पर प्रेशर कम आता है। और हाँ, स्ट्रेस का मीटर डाउन करके खुलकर हंसने की आदत भी आप डाल सकते हैं। पता है इसका पैसा नहीं लगेगा, पर ये बड़े ही फायदे का सौदा है हमारी पूरी हेल्थ के लिए, ताकि ब्रेन भी हमसे कह सके कि थैंक यू सो मच बडी। और इसी के साथ ब्रेन से मुलाकात का ये सिलसिला यहीं पर आकर पूरा हुआ। इस मुलाकात में हमने जान लिया कि हमारा ब्रेन बडी कैसा है, हमारे लिए क्या क्या करता है, कैसे करता है, कौन कौन है इसकी एक्सपर्ट टीम में, कैसे ये लगातार बिजी रहकर हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एफर्ट करता है और कैसे हम इसकी बेहतर हेल्थ के लिए कुछ छोटे छोटे इजी एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा लगातार। तो बताइए कैसी रही आपकी ये मुलाकात अपने ब्रेन बडी के साथ और कैसी लगी आपको इसके एक्सपर्ट्स की टीम? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर ब्रेन को करीब से जानने का आपका ये अनुभव अच्छा रहा तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे ब्रेन की मेहनत भी सफल हो सके। और आगे भी ऐसी जानकारियां पाने के लिए infinitystream.tv पर साइन अप करें। तो रूबी आपसे फिर मिलेगी बहुत जल्दी ही एक और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री में ढेर सारी कमाल की जानकारियों के साथ अपनी किसी खास से मुलाकात में। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।